वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो पोएम पढ़ेंगे वो पोएम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू ये बहुत ही एक मार्मिक पोएम है जिसे लेस्ली नॉरिस साहब ने कंपोज किए हैं। इस पोएम में एक बाघ जो कि चिड़ियाघर में है उनकी व्यथा को कवि ने बड़ा मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। उनके दर्द को एक बेजुबान जानवर जो किसी के साथ अपने दर्द को साझा नहीं कर सकते हैं, उनकी दर्द को इस कवि साहब ने समझने की कोशिश की है और हम सभी को बताने की कोशिश की है कि एक कैद में इम्प्रिजन्ड एक केज्ड टाइगर, उनकी मनोदशा क्या होती है, उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो क्या चीज़ को सोचते हैं, दिन भर की उसकी गतिविधि क्या होती है, इस बारे में कवि साहब बताने की कोशिश किए हैं। यानी अ टाइगर इन द जू, द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज इन द नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड इन ए जू। यानी दो बाघों के बीच में तुलना की गई है। एक बाघ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, यानी उनके जो प्राकृतिक आवास है यानी जंगल, वहाँ के बाघ किस प्रकार होते हैं, और एक बाघ व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड या केज्ड इन ए जू, एक चिड़ियाघर में जो बाघ होते हैं उनकी मनोदशा क्या होती है, इस बारे में कवि साहब बताते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू जू। यानी जू से ये जंगल की ओर जाती है ये पोएम, और जंगल से वापस जू की ओर आती है। द पोएट सीज अ टाइगर इन ए जू, द टाइगर मूव्स स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। He is full of rage, but it quiet in his helplessness। यानी चिड़ियाघर में एक बाघ, ये कविता है और इस कविता में एक बाघ के बीच का अंतर दर्शाती है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में होता है और जब वो एक चिड़ियाघर में कैद होता है। कवि एक चिड़ियाघर में बाघ को देखता है, बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे आगे पीछे बस चलता रहता है। वह गुस्से से भरा हुआ है लेकिन वह अपनी बेबसी पर शांत है, और कवि को इस बाघ पर दया आ जाती है। एंड ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। यानी बाघ को तो जंगल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन लविंग क्वाइटली इन द शेडो नियर जंगल, और एक मोटे हिरन के उस ओर से गुजरने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि वह एक कंक्रीट की सेल में, कंक्रीट की कोठरी में सलाखों के पीछे बंद है। वह अब अपने प्राकृतिक आवास में घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सो लेट्स एंजॉय द पोएम। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet race. Stalks means roam यानी घूमना। विविड स्ट्राइप का मतलब होता है चमकीली धारियां, क्वाइट मतलब शांत, और रेज मतलब गुस्सा या क्रोध। पोएट बता रहे हैं कि बाघ अपने पिंजरे में आगे पीछे घूमता है, यानी स्टॉक कर रहा है, और अपने शरीर पर जो धारियां हैं, जो गहरे चमकीले रंग की है, स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर विविड। बाघ अपने मखमली पैरों पर चुपचाप चलता है। वह क्रोध से भरा हुआ है, फुल ऑफ रेज बट हेल्पलेस, लेकिन वह चुप है क्योंकि वह जानता है वह इस कंक्रीट सेल के अंदर असहाय है, हेल्पलेस है। अब इस स्टेंजा में जिस राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है वह है ABCB, क्योंकि फर्स्ट लाइन का अंतिम शब्द स्ट्राइप्स है
और दूसरे का केज, तीसरे का वाइट और आखिरी लाइन का अंतिम शब्द है रेस। स्ट्राइप्स यानी ए, केज बी, क्वाइट सी और रेज जो कि केज से राइम कर रहा है, अतः पुनः इसे बी। इस प्रकार राइम स्कीम हुआ ए बी सी बी। अब इस स्टेंजा से संबंधित जो फिगर ऑफ स्पीच है यानी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है वह है पर्सोनिफिकेशन, यानी पहले लाइन का पहला शब्द ही है जो यहाँ बाघ के लिए यूज किया गया है। जबकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू बेस्टो ह्यूमन क्वालिटीज ऑन समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। Here he refers to the tiger, not as it. यानी ही का इस्तेमाल किसी मनुष्य के लिए किया जाता है और किसी जानवर पक्षी के लिए इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस कविता की जो शुरुआती पंक्ति है और जो पहला शब्द है ही, यह बाघ के लिए इस्तेमाल किया गया है और बाघ चूंकि वह ह्यूमन नहीं है तो ह्यूमन के क्वालिटी को किसी और चीज में दर्शाने के लिए हम पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यूजुअली बाय सेइंग दैट वन इज अनदर थिंग। यानी कि दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना होना। जैसे कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट, माई बॉडी इज टेम्पल। जिस प्रकार शरीर और मंदिर दो अलग चीज है, जिस प्रकार ऊंट और जहाज दो अलग चीज होते हुए दोनों के बीच तुलना करते हुए इन्हें एक बताने का प्रयास किया गया है, इसे मेटाफर कहते हैं। और इस स्टेंजा के थर्ड लाइन में पेड इज कंपेयर्ड विथ वेलवेट, यानी बाघ के पैर की तुलना मखमल से की गई है, ये एक मेटाफर हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी उसे छाया में दुबक कर लंबी घास के बीच से फिसलते हुए पानी के गड्ढे के पास जहां मोटा ताजा हिरन घूमता है वहां पर छिपकर रहना चाहिए। यानी लर्किंग का मतलब हो गया है दुबक कर, शेडो मीन्स हो गया छाया, स्लाइडिंग का मतलब हो गया फिसलना, थ्रो मीन्स मतलब से होकर, और प्लम्प मतलब मोटा ताजा, और डियर मीन्स हिरन। यानी कैद में बंद बाघ को देखकर कवि दया से भर जाता है। द पोएट सेज दैट पुअर टाइगर, इस बेचारे बाघ को शुड हैव बीन इन द नेचुरल हैबिटेट, शुड हैव बीन इन द जंगल, यानी उसे जंगल में होना चाहिए। तो रात के इस समय उसे पेड़ों की छाया में लेटा हुआ होना चाहिए था और लंबी घास के बीच चुपचाप सरकना चाहिए था। स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू लॉन्ग ग्रास there near the water hall, he would be waiting for some fat deer to pass that way। यानी वहां पानी के गड्ढे के पास वह किसी मोटे हिरन के उस ओर से गुजरने का इंतजार कर रहा होगा। इस प्रकार वहां एक हैवी फिस्ट, एक अच्छा उसका जो है दावत, एक भोज की उम्मीद में लेटा हुआ रहता। इस स्टेंजा का भी राइम स्कीम सेम ए बी सी बी ही है। इनफैक्ट पूरे पोएम का राइम स्कीम ए बी सी बी ही है। और इस स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस का जो यूज किया गया है वह है एलिट्रेशन, एंजामेंट और इमेजरी। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन, यानी अनुप्रास अलंकार, जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डार। यानी अनुप्रास यानी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यानी साहित्यिक उपकरण है जहां एक वाक्य या एक कविता के एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्द एक ही प्रारंभिक ध्वनि
साझा करते हैं। यहां पर प्लम्प पास एक एलिट्रेशन है। दूसरा पोएटिक डिवाइस है इंजामेंट, जिसमें लाइन लिखी गई हो पर कोई पंचुएशन मार्क्स यूज नहीं किया गया हो। यहां पर सेकेंड और थर्ड लाइन ऐसा ही है, जिसमें कोई विराम चिन्ह का प्रयोग किए बिना पहली लाइन को दूसरी लाइन तक ले गया है। तीसरा पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, यानी यह एक इमेज क्रिएट करने का कार्य करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यानी एक छवि उभरती है हमारे मन मस्तिष्क में कि बाघ जंगल में रहता तो क्या कर रहा होता। नेक्स्ट, थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means गुर्राना। गुर्राना अलग है, दहाड़ना अलग है। Roaring means दहाड़ना, snarling मतलब गुर्राना। Edge means किनारे, baring means दिखाना, अपने सफेद नुकीले दांत दिखाते हुए। Baring his white fangs, fangs means दांत, वैसे दांत जो नुकीले या जहरीले हो उसके लिए फैंग्स का यूज किया जाता है, जैसे बाघ के दांत, कुत्ता के दांत, सांप के दांत। इसके लिए हम टीथ यूज नहीं करते हैं, फैंग्स यूज करते हैं। क्लॉज मीन्स होता है पंजा। टेरराइजिंग मीन्स दहशत में ला देना। यानी इस थर्ड स्टेंजा में कवि कल्पना करता है कि अगर बाघ को अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में कोई शिकार ना मिले तो वह क्या करेगा। He says that the tiger would be growing at the edge of the jungle near some village. किसी गांव के जंगल के किसी करीब कोई गांव है तो वहां पर वह गुर्राएगा। He would be showing the white fangs and claws while moving here and there. He would this become a cause of terror for the villagers. यानी वह इधर उधर घूमते हुए अपने सफेद नुकीले दांत और पंजे दिखाता रहता। इस प्रकार वह गांव वालों के लिए एक दहशत का कारण बनता, एक आतंक का कारण बनता। It only grows at the inhabitants but does not harm them in any other way until it is put under extreme provocation. जब तक हम बाघ को या सांप को जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको प्रोवोक नहीं करेंगे, तब तक वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लॉक्ड का मतलब हो गया बंद है। सेल मीन्स कोठरी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, बार्स मतलब सलाखों, लोहे की सलाखों के पीछे बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग आगे पीछे घूमना, और केज का मतलब हो गया पिंजरा। इग्नोरिंग मतलब नजरअंदाज करते हुए। विजिटर्स यानी आगंतुक जो उनको देखने के लिए आए हैं, जो चिड़ियाघर में लोग जंगली जानवरों को देखने आते हैं। कवि देखता है कि बाघ चिड़ियाघर में एक कंक्रीट की कोठरी में कैद है। अपनी सारी ताकत के बावजूद वह अब सलाखों के पीछे कैद है। वह धीरे धीरे और चुपचाप पिंजरे की लंबाई के साथ आगे पीछे चलता है। वह जू में उसे देखने आने वाले आगंतुकों पर कोई ध्यान नहीं देता है। Hundreds of visitors flocks to his cage, its cage every day, but the tiger ignores them all. He cannot move freely in the limited space of his cage. इस स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं वह है पर्सोनिफिकेशन, यानी ही का इस्तेमाल पुनः किया गया है किसके लिए, बाघ के लिए, जबकि यह ही का इस्तेमाल होता है मनुष्य के लिए। और दूसरा है
एजोनेंस। जिस प्रकार एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, उसे एलिट्रेशन कहते हैं, जबकि एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। यहां पर ई कंक्रीट सेल, इनमें ई शब्द को बार बार इसको लिखा गया है और एलिट्रेशन का भी इस स्टेंजा में यूज किया गया है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, यहां पर बिहाइंड बार्स यानी 20 को रिपीट किया गया है, इसीलिए यह एलिट्रेशन है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Hears मतलब सुनना, last voice यानी अंतिम आवाज, stares यानी टकटकी लगाकर देखना, brilliant means चमकता हुआ या चमकदार, और पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्ती करने वाली गाड़ियां। बाग को दिन में जो विजिटर्स उनको देखने के लिए आते हैं, उनके कारण उन्हें चैन नहीं मिलता, और रात में भी वह गश्त करने वाली जो गाड़ियां हैं उनके शोर से परेशान रहता है। वह अपनी चमकीली आंखों से चमकते तारों को देखता रहता है। शायद वह ऊपर वाले से पूछ रहा है कि हमें यहाँ क्यों कैद किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टेंजा इज ही यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ही हियर्स ये एलिट्रेशन, लास्ट 2 लाइन्स आर विदाउट पंक्चुएशन मार्क, सो दिस इज एन इंजामेंट पोएटिक डिवाइस। अ टाइगर इन द जू में हमने देखा एक बाघ के दर्द को, उसकी व्यथा को जो जू में है, और हमने इसमें देखा कि जब जंगल में एक बाघ रहता है तो वह किस प्रकार स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से वह विचरण करता है। यानी उनकी स्वतंत्र विचरण करने की आज़ादी, उनकी ताकत, वो घात लगाकर शिकार करना, वो जंगल के किनारे के गांव में गुर्राते हुए अपने नुकीले दांतों और पंजों का प्रदर्शन करना, ये सभी जो उनके स्वाभाविक गुण हैं, एक कंक्रीट सेल और एक लोहे की सलाखों के पीछे खत्म हो गई है। उनके दर्द और उनकी बेचैनी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जू और जंगल के बाघ दोनों के एटीट्यूड को ये पोएम दर्शाती है, और बाघ के इन दोनों एटीट्यूड को अगर जानना है तो इस पिक्चर को नोटिस करें कि कैसे एक बाघ से 2 फीट की दूरी पर बच्चा मजे से किसी भय के बिना वो फोटो क्लिक कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच आयरन बार्स हैं, लोहे की सलाखें हैं। और पुनः इस पिक को गौर से देखें, इसमें एक बाघ बिना किसी परवाह के सड़क के किनारे आराम से बैठा हुआ है, और इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर जो 100 फीट की दूरी पर स्थित है, अपने गाड़ियों में दुबक कर बैठा हुआ है। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आगे बढ़कर हॉर्न बजाते हुए साइड करके निकल सके। कल्पना करिए इस टाइगर की जगह कोई और एनिमल होता तो इंसान को अपने काम की जल्दी होती, उन्हें 1 मिनट का भी रुकने का धैर्य नहीं होता। तो एक बाघ की ये ताकत है जब वह स्वतंत्र रूप से जंगलों में होता है।